हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सबको पता है कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपको अपने मेजर फाइनेंशियल गोल्स तक रीच करने के लिए बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जरूरत है तो रेगुलरली इन्वेस्ट करने की, और आप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी में भी वहां पहुंच जाएंगे। दिस इज वेयर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक इंटरेस्टिंग सा तरीका देख सकते हैं। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर SIP कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि SIP क्या है और म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते टाइम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप SIP मिस्टेक्स को जानने के लिए क्यूरियस हैं तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको वेल्थ बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं। कैसे? आपको पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर क्वालिटी कंटेंट दे करके। तो आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं। दोस्तों, SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली SIP के नाम से जाना जाता है, ये म्यूचुअल फंड द्वारा दी गई एक फैसिलिटी है जिससे आप डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP फैसिलिटी से आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में प्री डिफाइंड इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर पाते हैं। आप एज लो एज 500 रुपीज पर SIP इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड SIP इंटरवल्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली बेसिस पे हो सकता है। SIPs के साथ आप ओवर द लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपना टारगेट अमाउंट यानी कि फाइनेंशियल गोल अमाउंट डिटरमाइन करिए, प्लस कितना अमाउंट आप अपने चूजन MF म्यूचुअल फंड स्कीम में पीरियोडिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस टारगेट को रीच करने के लिए वो भी डिफाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 साल के लिए आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ एक SIP सेटअप कर सकते हैं और इस पीरियड यानी कि 5 इयर्स के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इन्वेस्टमेंट जैसी SIP फ्रीक्वेंसी भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है SIP कैसे सेटअप करें। तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पर सही म्यूचुअल फंड स्कीम डिसाइड करनी होगी। अगला स्टेप एक SIP इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी चूज करना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मोस्ट कॉमन चॉइस स्पेशली सैलरीड इन्वेस्टर्स के बीच मंथली फ्रीक्वेंसी ही होती है, क्योंकि वो हर महीने अपनी सैलरी रिसीव जो करते हैं। हाउएवर, अगर आपके पास एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने का रीजन है तो डेफिनेटली आप वीकली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, SIP अकाउंट ओपन करने के लिए ध्यान दें कि आप KYC कंप्लायंट हो, यानी कि नो योर कस्टमर कंप्लायंस आपने किया हो। इसके लिए आपको पैन कार्ड यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर पासपोर्ट कॉपी या यूटिलिटी बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की एक JPG या फिर PNG इमेज और बैंक डिटेल्स के लिए एक चेक चाहिए होगा। एक बार जब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आप किसी भी AMC वेबसाइट या फिर RTA यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स वेबसाइट से KYC करवा सकते हैं जो eKYC फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। ऑनलाइन की गई KYC को ही eKYC बोला जाता है, जिसको करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ साथ एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी, पैन और पासपोर्ट साइज फोटो को इमेज के तौर पे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आपके डिटेल्स की कंफर्मेशन के लिए IPV यानी कि इन पर्सन वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए एक वीडियो कॉल रिक्वायर्ड है। KYC के साथ साथ आपको कुछ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस ऑनलाइन आंसर करने होंगे सो दैट आप FATCA फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकें। AMC के साथ इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक यूजर ID और पासवर्ड जनरेट होगा। अब आपको म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी होगी और साथ ही साथ SIP अमाउंट भी स्पेसिफाई करना होगा। आपको म्यूचुअल फंड स्कीम प्लान रेगुलर या डायरेक्ट प्लान में से चूज करना होगा और कौन सा ऑप्शन आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ग्रोथ ऑप्शन चाहते हैं, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या चाहते हैं, इसमें से भी आपको चूज करना होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के सामने एक नया वर्ड हाल फिलहाल में आया है, IDCW। जब सेबी ने अप्रैल 2021 में म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड ऑप्शन टर्म को चेंज करके IDCW में बदल दिया था। IDCW एक एब्रिविएशन है फॉर
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी में हुआ एक चेंज है और एज सच इन्वेस्टर्स पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एसआईपी इन्वेस्टमेंट चूज करना होगा, एसआईपी डेट चूज करनी होगी और पहली एसआईपी इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट करनी होगी। अब आपको मोड ऑफ पेमेंट चूज करना होगा, जैसे ऑटो डेबिट फ्रॉम योर बैंक, इसके लिए ओटीएम यानी कि वन टाइम मैंडेट रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, या फिर आप नेट बैंकिंग या एनईएफटी, आरटीजीएस पेमेंट ऑप्शन कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब आपकी डिटेल्स एएमसी को सबमिट कर दी जाती है। एएमसी ईमेल और एसएमएस के द्वारा आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है। अगर ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम के कट ऑफ टाइमिंग के विद इन सबमिट हुई है तो यूनिट आपको उसी सेम डे अलॉट हो जाते हैं और एसओए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आपको ईमेल कर दिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट में यह भी मेंशन होता है कि एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुई हैं। हर कंट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनएवी हर दिन चेंज होता है। जनरली एसआईपी की नेक्स्ट डेट आपके पहले इन्वेस्टमेंट डेट से 15 से 21 डेज के बाद की आपकी चॉइस की डेट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एएमसी। एएमसीज अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट से पहले एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको रिमाइंड कर देते हैं। अगला सवाल है, एसआईपी के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? वेल, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मेन बेनिफिट, स्पेशली इस एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का मेन बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट। जी हां, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि जब स्टॉक मार्केट लो हो तो बाय कर लीजिए और स्टॉक मार्केट हाई हो तो रिडीम कर लीजिए। लेकिन आप ये पता कैसे लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट अपने कब लोएस्ट पे है या फिर कब अपनी पीक वैल्यू पे हिट कर रही है? आप नहीं कर सकते ना। तो यही रीजन है जहां पे रुपी कॉस्ट एवरेज बेनिफिट का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझिएगा, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रेगुलर इंटरवल्स पे बिना स्टॉक मार्केट को टाइम किए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आप डिफरेंट स्टॉक मार्केट लेवल्स पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया और इस वक्त स्टॉक मार्केट डाउन है तो आप ज्यादा इक्विटी फंड यूनिट्स बाय कर पाएंगे, पर सेम अमाउंट में मार्केट के हाई होने पर आप कम यूनिट्स बाय कर पाएंगे, राइट? लेकिन लॉन्ग रन में आप इक्विटी फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट कर पाएंगे और इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट लेसन यानी कि कम हो जाएगा। आइए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एसआईपी के थ्रू एक इक्विटी फंड में जनवरी 2021 से जून 2021 तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं टेबल में कि आपने एसआईपी से टोटल 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और 20.5 रुपीज पर यूनिट के एवरेज एनएवी पर टोटल 2,933 यूनिट्स बाय किए। वहीं दूसरी ओर अगर आपने जनवरी 2021 में ही लमसम यानी कि एक साथ बिना एसआईपी के 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन चूज किया होता तो आपने 21 रुपए पर यूनिट की एनएवी कॉस्ट पर 2,857 यूनिट्स ही बाय किए होते, जो कि फर्स्ट ऑप्शन से क्या है, कम है। इस तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह स्प्रेड आउट करने में हेल्प करती है कि आप अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सके। इक्विटी फंड जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट। ये बेसिकली आपके इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स पर भी रिटर्न देता है। सो जब इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करने के लिए कमिटेड होते हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न अर्न करते हैं और बदले में इन इक्विटी फंड रिटर्न से और ज्यादा रिटर्न्स अर्न कर लेते हैं। सो री इन्वेस्टिंग के इस इफेक्ट को ही कंपाउंडिंग कहा जाता है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और एसआईपीज में इन्वेस्ट करते टाइम होने वाली कॉमन मिस्टेक्स को वन बाय वन समझते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करें ये भी समझेंगे। मिस्टेक नंबर 1, स्किपिंग योर एसआईपीज यानी कि अपने एसआईपीज को स्किप करना। दोस्तों एसआईपीज आपको रेगुलर इंटरवल्स पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लोग इन्वेस्टमेंट्स को बहुत एंथुसियाज्म के साथ शुरू तो करते हैं लेकिन फिर कुछ एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स स्किप करने लग जाते हैं। इन टर्न ये आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट को डिमिनिश यानी कि कम कर देता है।
सपोज आपने जनवरी 2006 से जून 2021 तक निफ्टी 50 में एसआईपी के थ्रू हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जो 186 मंथ्स का पीरियड हुआ, राइट। आपने 18.6 लाख रुपीस यानी कि 10,000 रुपए इंटू 186 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट किया होता, जो 11.9% की एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न से 53.6 लाख रुपीस हो गया होता। लेकिन अगर आप हर साल एक एसआईपी मिस कर देते तो आपने इन टोटल 15 एसआईपी मिस की और आपने एज अ रिजल्ट 1.5 लाख रुपीस 10,000 इंटू 15 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, और इस इन्वेस्टमेंट पर आपने एवरेज एनुअल रेट ऑफ 11.9% भी खो दिया होगा। मिस्टेक नंबर 2, नॉट इंक्रीजिंग योर एसआईपीज, यानी कि एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाना ना, यानी कि ना इंक्रीज करना। तो जैसे जैसे आप प्रोफेशनली ग्रो करते हैं वैसे आपकी सैलरी और कॉन्सिक्वेंटली आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके एस्पिरेशंस भी बढ़ते हैं, नहीं? इसलिए टाइम के साथ साथ अपने एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा स्टेप अप एसआईपीज के जरिए कर सकते हैं। सो स्टेप अप एसआईपीज को टॉप अप एसआईपीज के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर एसआईपी अमाउंट बढ़ाने या स्टेप अप करने का अलाउ करता है। आप एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ एसआईपी शुरू करते हैं और उस पर एक रेगुलर टॉपअप का ऑप्शन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट करिए और म्यूचुअल फंड हाउस को हर 12 महीने पे इस 10,000 को 2,000 रुपए से इंक्रीज करने का इन्फॉर्म करिए। आइए स्टेपिंग अप एसआईपी के बेनिफिट को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो मान लीजिए कि आप 11% एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पे हैं और 20 ईयर के लिए 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी शुरू करते हैं। आपने 20 साल के बाद 43.67 लाख रुपए का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लिया होगा। अब आप अपने एसआईपीज को 5%, 10% या 20% से स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे टेबल पे देख रहे हैं, अगर आप हर साल एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हो तो अर्न्ड अमाउंट सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है इन कंपैरिजन टू नॉट इंक्रीजिंग दी और नॉट स्टेपिंग अप दी एसआईपी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, टेबल पे अगर आप देखें कि हमने बिल्कुल भी एसआईपी को इंक्रीज नहीं किया और प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड हमारा 20 साल में 12 लाख है, तो टोटल कॉर्पस 20 इयर्स के बाद 43.67 लाख रुपीस हुआ। इसी को अगर हम 5% इंक्रीज करते हैं एसआईपी में एवरी ईयर, तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड आपका प्रिंसिपल हुआ 19.83 लाख, जिसका टोटल कॉर्पस आफ्टर 20 इयर्स 57.42 लाख हो गया। इसी तरीके से आप टेबल पे देख सकते हैं कि 10% इंक्रीज इन एसआईपी एवरी ईयर या फिर 20% इंक्रीज इन एसआईपी एवरी ईयर से कैसे प्रिंसिपल अमाउंट में तो चेंज होता ही है, नो डाउट, लेकिन आपका टोटल कॉर्पस कितना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होकर के 20 साल के बाद खड़ा हो जाता है। आप रेलेवेंट फिगर्स पे अराइव करने के लिए स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, ग्रोथ प्लान्स की जगह डिविडेंड प्लान्स ऑप्ट करना। वेल, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपीज आपको लॉन्ग रन में ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेट करने में अगर हेल्प करती है, तो इसका मेन रीजन पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट ही है। जी हाँ, हाउएवर, अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम से अर्न्ड रिटर्न्स को री इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट को फुल्ली एंजॉय कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डिविडेंड प्लान को ऑप्ट करते हैं, जिसे अब IDCW प्लान कहा जाता है, तो आप ये मिस्टेक कर बैठेंगे। नाउ, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम ब्रॉडली 2 ऑप्शंस देती है। ध्यान सुनिएगा, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान। नाउ, डिविडेंड प्लान और ग्रोथ प्लान दोनों का अंडरलाइंग पोर्टफोलियो बिल्कुल हूबहू सेम है, बट डिफरेंस यह है कि इन दोनों प्लान्स में म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा अर्न्ड रिटर्न का यूज कैसे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड प्लान में आप रेगुलर इंटरवल्स पर अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स रिसीव करने का ऑप्शन चूज करते हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड स्कीम ग्रोथ प्लान में आप स्कीम द्वारा अर्न्ड रिटर्न्स को फिर से उसी में री इन्वेस्ट करने देते हैं। आप उन रिटर्न्स को रेगुलर इंटरवल पर रिसीव करने का ऑप्शन नहीं चूज करते। सो सिंस रिटर्न री इन्वेस्ट हो जाती है, आप रिटर्न ऑन रिटर्न अर्न करते हैं और इस तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हैं। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी शुरू करिए तो हमेशा ग्रोथ ही पिक करिए। ग्रोथ प्लान में म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रेगुलर पे आउट्स के थ्रू कुछ नहीं देती है। इसके बजाय फंड्स के सभी रिटर्न्स री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं एंड देयरफॉर योर वेल्थ कंपाउंड्स एट ग्रेटर पेस, यानी कि ज्यादा स्पीड में आपकी वेल्थ कंपाउंड होती रहती है। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 4, स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए एसआईपी ना करना। दोस्तों, हो सकता है आपके मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स, फॉर एग्जांपल कार बाय करना, या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना या फिर हाउस बाय करना,
अब यहाँ एक बड़ी मिस्टेक ये हो सकती है कि अगर आप बिना ये केयरफुली कंसिडर करते हुए एसआईपी चूज करते हैं कि फ्यूचर में आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो ये एक मिस्टेक होगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कार स्टार्ट करना बिना ये जाने कि आपको एक्चुअली जाना कहाँ है। वेल, आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बहुत ही इजीली। तो मान लीजिए कि आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 15 साल में 25 लाख रुपीस कलेक्ट करना चाहते हैं, अज्यूमिंग कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से एवरेज 10% एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है। तो आपको हर महीने 6,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करनी होगी। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि आपको रिटायरमेंट के लिए भी 30 साल में 2 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करने हैं। अब 10% के सेम एवरेज एनुअल रिटर्न मानते हुए आपको 9,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी की नीड होगी। अब जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि आपको अपने टॉप फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए पर मंथ 15,000 रुपए यानी कि 9,000 प्लस 6,000 या इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अब अगर ऐसे केस में आपने सिर्फ 5,000 रुपए की 2 एसआईपी शुरू की होती तो बताइए कि क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पे रीच कर पाते? नहीं ना। तो आपको अपने एसआईपीज को हमेशा क्लियरली डिफाइंड फाइनेंशियल गोल्स लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन, शादी या कार बाइंग एक्सेट्रा से लिंक करना चाहिए। इससे आप कुछ वाइटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे, जैसे कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट कब तक रिडीम वापस लेना चाहिए। साथ ही साथ जब आप स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए एसआईपी शुरू करते हैं तो आपके एसआईपी कंटिन्यू रहने की ज्यादा लाइकली पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप अपने एसआईपीज को मिस करेंगे तो आप डेफिनेटली पॉज करेंगे या स्टॉप करेंगे तो आप फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं रीच कर पाएंगे, राइट। मिस्टेक नंबर 5, आप अपने एसआईपीज को पीरियोडिकली मॉनिटर ही नहीं करते हैं। वेल, एसआईपी शुरू करना आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सिर्फ एक शुरुआत है, एंड नहीं। आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के अगेंस्ट अपने एसआईपी इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर भी करते रहना होगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप साल में कम से कम एक बार डिफरेंट इक्विटी फंड स्कीम्स में अपने एसआईपीज को रिव्यू करिए। इस रिव्यू से आपको यह समझने को मिलेगा कि किन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने एज पर योर एक्सपेक्टेशंस रिटर्न डिलीवर किए हैं और किन स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया है। और अगर किसी स्कीम ने 16 से 24 मंथ्स तक अंडर परफॉर्मेंस किया है तो आप उस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करने का सोचिए। दोस्तों, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। जस्ट टू रैप इट अप, एसआईपीज इन्वेस्टर्स के लिए एक्सीलेंट फाइनेंशियल टूल है, क्योंकि ये उन्हें लॉन्ग रन में डिसिप्लिन्ड मैनर में वेल्थ क्रिएशन के पाथ पर चलने में हेल्प करता है। स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स से एसआईपीज को लिंक करके आप पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और ये आपके और आपके फैमिली के लिए एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प भी करता है। जब आपको रेज मिलता है और आपकी इनकम बढ़ती है तो एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स इंक्रीज करना मत भूलिएगा। ये इंश्योर करिएगा कि आप राइट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चूज कर रहे हो और आपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें पीरियोडिकली मॉनिटर भी करते रहना होगा। So this was all about today's video. Hope you really enjoyed it. और इस तरह का और कंटेंट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.